अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ जी। और नावल का नाम है टॉक्सिक लवर। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। कमरे के दरवाजे खुले थे और खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे। वहां से हवा के झोंके तेजी से अंदर दाखिल हो रहे थे। वो बेड के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। कमरे की रोशनियां रोशन होकर इसे ही देख रही थी। हर तरफ खामोशी का राज था। तभी इस कमरे में शहीद दाखिल हुआ और आयशा के सराहने आकर बैठ गया। अभी कुछ देर पहले वाले शोले जो इसकी आंखों में जल रहे थे अब वो शांत थे। वो इसे खुद को शांत ही रखना था, क्योंकि वो जानता था इसने अभी आयशा की बहुत सारी बातें बर्दाश्त करनी है। वो कुर्सी खिसका कर इसके सराहने बैठ गया। वो इसे यूं देख रहा था जैसे बहुत दिनों बाद देखा हो। शहीर ने अपना हाथ उठाकर इसके माथे पर रखा तो वो कसमसाई। आयशा की पलकें लरसने लगी थी। शहीर ने इसके माथे से हाथ ना हटाया। वो वैसे ही नरमी से इसके माथे पर हाथ रखकर अंगूठे इसका माथा मसल रहा था। आयशा ने धुंधलाई निगाहों से इस शख्स को देखा जो इसे ही देख रहा था। आयशा का सर भारी हो रहा था। इसे अपनी आंखों पर भी बोझ महसूस हो रहा था। इसने अपने डगमगाते दिमाग को संभाल कर शहीर पर नजरें जमाई और एक खौफ की सर्द लहर इसके अंदर पूरे वजूद में दौड़ गई। इसने शहीर के हाथ को बदक कर माथे से हटाया और इसे दूर होकर बैठ गई। शहीर इसने शहीर से दूर होकर एक नजर जब कमरे पर डाली तो बेबस होकर रह गई। वो सब कुछ समझ गई थी। आयश वो कुर्सी से उठकर इसकी तरफ आने ही लगा था कि जब वो बेड से उतरकर अब दीवार को कोने से जा लगी थी। मेरी तरफ मत आइएगा। इसने वहशत भरी नजरों से शहीर के उठते कदमों को देखा। देखो, मैंने सारे फासले मिटा दिए हैं हमारे दरमियान से। इसने कदम रोके नहीं थे। वो इसके पास इसके करीब होता जा रहा था। इसकी बात पर अर्श ने इसे गम गुस्से से देखा। मैंने वापिस जाना है, इसके सख्त लहजे में बोली थी। शहीर के माथे पर बल पड़े। तुम जानती हो तुम अब यहां से कहीं नहीं जा सकती। वो बिल्कुल इसके मुकाबले आ खड़ा हुआ। इसने आयशा को शानों से थामा। आयशा को इसके छूने से कराहियत महसूस हो रही थी। मैं और तुम अब बहुत जल्द एक हो जाएंगे। वो इसे सीने से लगा ही रहा था कि आयशा ने इसके हाथों को झटक कर इसे धक्का दिया। मुझे आपसे नफरत है और मैं वापस जाऊंगी अभी और इसी वक्त। वो कहकर जाने भी लगी थी कि शहीद ने इसकी कलाई थामी। मैंने कहा कि तुम नहीं जाओगी। इसकी कलाई पर सुई की गिरफ्त मजबूत थी। वो खुद इसके सामने आ गया था। चेहरा और लहजा स्पॉट था। मैं आपको वापस जाकर दिखाऊंगी। आयशा अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। शही ने गहरा सांस लिया और अपने गुस्से को काबू किया। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम बहुत जल्द अरमान से तलाक लोगी। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। शही ने सदमहरी से इसे देखा जो इश्तियाल से ही बोली। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शही ने एतमाद से कहा। आयशा ने भवें तन गई। फिर आज आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर दूंगी। छोड़े मेरा हाथ। शही ने इसके कहते इसका हाथ छोड़ दिया था। वो तेजी से दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी कि पीछे से शेर के अल्फाज ने इसको बर्फ का पतला बना दिया। तुम ये तो नहीं चाहोगे कि इसी वक्त तुम्हारे अबू का एक्सीडेंट हो जाए, तुम्हारे भाई को गोली लग जाए और तुम्हारे घर पर आग लग जाए। आयशा का दिमाग भग से गया और वो सदमे से पलट भी ना सकी। जहां थी वहीं ठहर गई। शही कदम कदम चलता इसके सामने एक बार फिर से आ गया था। इसने आयशा के हाथ पकड़े। बताओ, तुम चाहती हो कि मैं ये सब करूं? इसका लहजा नरम हो गया था। वो आयशा सांस लेना तक भूल गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके सामने शहीदी खड़ा है जो कहता था कि इसे आयशा से मोहब्बत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। वो दम तोड़ते यकीन से गोया हुई। मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे आदमी तुम्हारे घर के वालों को फॉलो कर रहे हैं। मेरे एक इशारे पर इन पर कयामत आ जाएगी। इसने आयशा का हाथ छोड़ के इसे अपने सीने से लगाकर बोला। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन इस सूरत में जब तुम खुद को एक खराश तक नहीं पहुंचाओगी। इस आयशा को अपने सीने से जुदा किया और थोड़ी पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। इसलिए मेरी बात मान जाओ। मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। वो कमरे से निकलता हुआ पलटा। और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें मेरी आंखें देख रही हैं और तुम्हारे हाथ में ही तुम्हारे घर वालों की जिंदगियां हैं। इसके लहजे में कुछ भी ना था, बस सफाकी थी। शहर कहकर कमरे से निकल गया। थोड़ी पीछे खड़ी आयशा अपने गिर्द हर चीज घूमती हुई दिखाई देने लगी। वो हो माउफ होते दिमाग से फर्श पर बैठती चली गई। इसे बैठकर खुद को छुपा लेना चाहा पर वो अपने घुटनों के गिर्द अपनी बाहें हायल करके बैठ गई थी। इसे अभी ये समझ नहीं आई थी कि वो रोए या चीखे या फिर भागने की कोशिश कर ले। वो इसके लिए फिलहाल के सारे रास्ते खुले छोड़कर गया था, पर वो भागने का अंजाम आयशा को बता कर गया था। इसीलिए फर्श पे बैठी लड़की के इसाब शल हो गए थे।
अरमान की गाड़ी के साथ साथ काली रात भी चल रही थी। जिया पिछली सीट पर बैठी माँ को थपक कर रो रही थी। माँ सबको देख तो रही थी पर बोल नहीं रही थी और ना ही मिल पा रही थी। अरमान ने गाड़ी की स्पीड तेज की हुई थी। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो माँ को फौरी इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर्स की एक कतार थी तो अरमान मलिक की माँ को चेक करने खड़ी थी। जिया और अरमान बाहर परेशानी से खड़े थे। जिया अभी भी रो रही थी। अरमान ने धीरे से इसे अपने सीने से लगाया। जिया रोते नहीं है, इसने इसकी पेशानी चूमकर कहा। जिया ने बिलखते हुए जवाब दिया, भाई मैं मम्मी के बगैर नहीं रह सकती, वो ठीक तो हो जाएंगी ना। वो अरमान से कोई उम्मीद या दिलासा चाहती थी। अरमान को अपना जिस्म बर्फ बनता महसूस हो रहा था। इसे लगा जैसे इसकी सारी हंसियात आज खत्म हो गई हैं। इसे अपने अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। दिल भी यूं लगता था जैसे कोई पत्थर सीने से टकरा रहा हो। क्या हम भाभी के बगैर नहीं रहे? जिया ने इसे सदमे से देखा। अरमान का चेहरा स्पॉट था। वो माँ की हालत देख चुका था। अरमान की एक आदत थी जो जिया को बुरी लगती थी। वो ये थी कि वो सबको हर तरह से तैयार करता था, अच्छे अंजाम के साथ साथ बुरे पहलू को भी दिखाता था। जिया इसकी इस बात पर चिढ़ जाती थी। वो कहती थी कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए भाई, पर फिर अच्छा ही होता है। अरमान सर नाम हिलाकर इसे नरमी से कहता, मेरी जान, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता और तुम अच्छे गुमान के साथ समंदर में कूद जाओगी तो बचोगी नहीं। समंदर तुम्हें खुद संग ले जाएगा। इंसान को हर चीज़ के बारे में पहले से सोचना चाहिए जो नामुमकिन हो, पर अच्छा सोचो। ये भी खुद को बार बार याद करवाते रहो कि अगर कुछ बुरा हो गया तो हमने क्या करना है। ऐसे परेशानी का हल निकल आता है और परेशानी तक पहुंचने से पहले ही हमारे पास इससे लड़ने की हिम्मत आ जाती है। तुम अच्छा सोचती रहो कि और बुरा हो गया तो तुम टूट जाओगी और लड़ नहीं सकोगी। जियो को इसकी ये बात कभी समझ नहीं आई थी क्योंकि वो इतनी मिचोड़ नहीं थी। भाई आप ऐसे ना कहें, मैं मर जाऊंगी मम्मी के बगैर। अरमान इसका सर सहलाने लगा। कोई मरने वालों के साथ नहीं मरता, इससे ज़्यादा रहने वालों के लिए ज़िंदा रहना पड़ता है। अल्लाह ने रिश्ते इसीलिए बनाए हैं ताकि इंसान इनमें उलझ जाए। पहले हमें लगता है कि हम माँ बाप के बगैर मर जाएंगे, पर इनके गुजर जाने से पहले हम अपने हमसफ़र के साथ खुश रहने लगते हैं। और माँ बाप के जाने पर दुखी ज़रूर होते हैं, लेकिन हमसफ़र के लिए ज़िंदगी ज़िंदा रहना चाहते हैं। फिर हमसफ़र के बाद हमें औलाद से इतनी मोहब्बत हो जाती है, यूँ लगता है हम इनके बगैर नहीं रह सकेंगे, पर हम फिर भी ज़िंदा बच जाते हैं क्योंकि हमारे सामने इस वक्त औलाद की औलाद होती है जिनमें हमारी जान बसती है। वो बहुत धीरे धीरे से सच्चाई बता रहा था। जिया झंझला गई। नहीं, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, मैं इन्हें कुछ होने नहीं दूंगी। इसने एक झटके से खुद को अरमान से दूर किया और आंखें रगड़ कर बोली। अरमान ने इसे इन्हीं सत निगाहों से देखा। मैं और तुम दुआ करेंगे जिया, इन्हें कुछ ना हो। जिया की आंखें एक बार फिर से डगमगा गई। वो अरमान की तरह जिंदगी को हर पहलू से नहीं देखना चाहती थी, वो खुशगमान रहना चाहती थी। अरमान ने इसकी भीगी पलकें देखी तो इन्हें साफ करता हुआ डॉक्टर्स के आने का इंतजार करने लगा। जब इसने जिया की तरफ चेहरा मोड़ा तो इसकी आंखों में नमी जाहिर होने लगी। इसकी आंखों में पानी ठहर गया था, पर वह हिम्मत करके खड़ा था। रात बाहर अस्पताल की इमारत पर ठहर गई थी। इसे रात में बहुत पुरस्कारियत थी। शहीर मलिक के बंगले के लाउंज में जोया सोफे पर बैठी कान से फोन लगाकर किसी से बात कर रही थी। मैं ठीक हूँ लाइम, बस वैसे ही पाकिस्तान आ गई थी। दूसरी जन मौजूद लड़के मानने को तैयार ना था। तुम बताकर भी तो आ सकती थी, ऐसे अचानक ही क्यों? वह ऐसे ही था, ना मानने वाला, जिद्दी सा। जोया के लिए कुछ ज्यादा ही जोया इससे दूर दूर रहती थी। अगर लाइम इसका बिजनेस पार्टनर ना होता तो वो इसे कभी मुंह ही ना लगाती। बस ये इसकी मजबूरी थी जो लाइम को वो झेल रही थी। वो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? मैं ठीक हूँ और खुश हूँ, वो झिड़क कर बोली। दूसरी जानी में जुत मगरबी नकुश, गोरी रंगत और स्मार्ट और शहद रंग आंखों वाला लड़का गड़बड़ा गया। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुमसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द। जोया का दिल किया कि वो अपना सर पीट ले। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आने की, 1-2 हफ्ते पहले ही मेरी फ्लाइट हो जाएगी पाकिस्तान की। लाइम ने से यूं जवाब दिया जैसे इसने जोया को सुना ही नहीं। जोया मजीद तब गई। वो भी कुछ कहती कि इसने शहीर को घर में दाखिल होते देखा और इसने लाइम को बाय कहना भी जरूरी नहीं समझा और कॉल काट दी। कहाँ थे तुम? वो फोन सोफे पर रखकर खड़ी हो गई थी। नंगे पैर फर्श पर जमाकर वो शहीर को देखते हुए पूछ रही थी। शहीर जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था इसके सवाल पर रुक गया। फार्म हाउस गया था। जोया का माथा ठनका। सब ठीक है ना? जोया ने इसे जांचती नजरों से देखते हुए कहा। शहीर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, बस आंखों में एक सफाकी थी। डैड और मम्मी का कातिल अरमान की माँ है। जोया का दिल धक से रह गया था। इसे अंदाजा था कि कातिल इन्हीं के घर में से कोई है, पर माँ। शहीर अभी भी बोल रहा था। इन्हें डर था कि बड़े पापा डैड के नाम सब कुछ ना कर दें, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के हक के लिए अपने शौहर को मरवा दिया। या बदकिस्मती से इस दिन डैड और मम्मी भी इन्हीं के साथ गाड़ी में थे और वो भी इन्हीं के साथ
शहीद का गला रन गया था। वो रोना नहीं चाहता था, इससे आंसुओं का घोल निकला और गहरा सांस लेकर बोला, मैं अभी इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तुम क्या करोगे अब? जोया की नजरें शहीदी पर ही जमी थी। वो आंखों में सर उठाते शोलों को देख सकती थी। जान का बदला जान, बर्बादी का बदला बर्बादी, वो कहकर बड़े बड़े डग भरता सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे में चला गया था। जोया ने अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अब शहीद इन सब में पड़कर अपनी जिंदगी और मुश्किल करे। अभी तो वो ये भी नहीं जानती थी कि शहीद बहराम को मार चुका है और आयशा इसके कब्जे में है, जिसकी इत्ला वो अरमान को अभी कुछ देर पहले ही देगा। डॉक्टर से माँ का अच्छी तरह चेकअप कर लिया था। वो कुछ कर सकते थे, उन्होंने वो सब कर लिया था, पर माँ की हालत वैसी ही थी, इसलिए इन्हें फिलहाल इमरजेंसी में ही रखा गया था। जिया बहुत देर से रो रही थी। इसकी खुद की हालत भी अब खराब होने लगी थी, तो अरमान ने इसे बहुत समझा बुझाकर घर भेज दिया। इस वक्त इन्हें ये याद नहीं था कि इस घर में एक आयशा भी थी जो लापता है। जिया ने अरमान से आयशा के मतलब कोई सवाल नहीं किया था। वो इस हालत में ही नहीं थी कि कोई इस सवाल कर सके। जिनकी माएँ बिस्तरे मर्ग पर अपनी आखिरी सांसें ले रही हों, इनका दुनिया से मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो अपने सामने जब पालने वाले को मरते देखते हैं तो इनकी रूह शैल और असाब कमज़ोर हो जाते हैं। माँ अब की मौत औलाद के वक्त से पहले ही बुरा कर देती है। अरमान माँ के सराहने बैठा था। इसकी आंखें अभी भी नम थी। माँ को अभी होश आया था। पहले वो दवाइयों के जेर असर नींद में थी, पर अब वो पूरी तवज्जो से अरमान को देख रही थी, जिसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर मैसेज टून हुई। जी, इसने मोबाइल सामने किया और इसके दिल पर किसी ने घूसा मारा, जबकि वो सबके लिए तैयार था, पर फिर भी इसे दुख हुआ। माँ, इसने भराई आवाज में माँ को पुकारा। माँ की एक तक आंखें भीग गई थी। इनका अरमान कभी नहीं रोया था, पर वो आज रो रहा था। माँ बोलना चाहती थी, इसे अपने सीने से लगाना चाहती थी, पर वो बेबस थी। अरमान इनकी बेबसी महसूस कर सकता था। वो भीगी पलकों से बोल रहा था, माँ, आयशा को शहीद उठाकर ले गया है। इसने अभी जो मैसेज अपने मोबाइल पर वसूल किया था वो पढ़कर माँ को सुनाया रहा था। माँ, शहीद कह रहा है कि मैं इसके और आयशा के दरमियान आया हूँ, और आयशा से वो बहुत पहले से मोहब्बत करता है। और माँ, आपने इसे आयशा से दूर कर दिया। शहीद कह रहा है कि वो सब कुछ जान गया है। वो जान गया है कि आपने ही जोया को किडनैप किया है और आयशा को शहीद के खिलाफ वर्गलाया। आप ही ने था। अब वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और माँ का हाथ चूमकर जब वो दोबारा माँ के सामने बैठा तो इसकी आंखों में नमी तो जरूर थी, पर इसके लबों पर जो था वो देखकर माँ का दिल धस गया था। माँ, शहीद कितना बेवकूफ़ है ना। वो आपको इन सब का जिम्मेदार समझ रहा है, जबकि ये सब तो मैंने किया है। इसके लबों पर सर्द मुस्कान थी। इसने अपने आंसू साफ किए। मेरा नाम अरमान मलिक मार्गरेट है। मैं हेलन मार्गरेट का बेटा हूँ, अपनी माँ का शीरी। मैं इसी हेलन मार्गरेट का बेटा हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसकी मौत के जिम्मेदार मेरे माँ बाप हैं, जिन्होंने मेरी असल माँ को पल पल इसकी ज़िंदगी तंग करके इसे मौत के मुंह में उतार दिया। मैं ही हूँ वो जिसने आपको ये सब करने पर उकसाया। पहले मैंने आपके हाथों से डैड को कत्ल करवाया, पर मैं शहीद की मम्मी डैड को नहीं मारना चाहता था। बस इस दिन इनकी किस्मत खराब थी जो डैड के साथ गाड़ी में मौजूद थे। मेरे पास वो आखिरी मौका था, इसीलिए मैंने इसे हाथ से न जाने दिया। इसके चेहरे पर शहीद के मम्मी डैडी के बारे में बात करते हुए अफसोस जरूर था, पर इसकी आंखों में नमी के साथ वो नफरत भी थी जो इसके दिल पर अपनी माँ और डैड के लिए थी। मैं मलिक को भी अपना बाप नहीं कहना चाहता, क्योंकि वह एक घटिया इंसान था। इसने मेरी असल माँ से छुपकर शादी की, इससे बच्चे पैदा किए और इन्हें अपना आप और आपका नाम दे दिया। ये सब बचपन से जानता था मैं। इस वक्त मैं बहुत रोया था जब मेरी माँ मलिक से अपना हक मांग रही थी और इस शख्स ने और आपने इन्हें धक्के देकर निकाल दिया था। मैं अपनी मम्मी के लिए इस वक्त भी लड़ सकता था, पर उन्होंने मुझे अपनी जान की कसम दी थी ताकि मैं खामोश रहूं, और मेरे खामोश रहने से मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। जिस दिन मेरे नाम नहाद बाप ने मेरी मम्मी को घर से निकाला था, मैंने सोच लिया था मैं एक दिन अपनी मम्मी को ज़रूर वापस लाऊंगा, पर मेरे इस लायक होने से पहले ही मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़ कर चली गई। तब मैंने इनकी कब्र में उतारने से ये फैसला किया था कि मैं किसी को कभी माफ़ नहीं करूँगा, और इसके बाद से मैंने अच्छा बनकर खुद इस खेल में पीछे रहा और अपनी माँ से सब कुछ करवाता चला गया। मैं इन्हें मौत दिखाकर बुखार पर राजी किया। इसके सामने बेबस होकर कहता रहा कि डैड सब कुछ अपने भाई के नाम कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस के शेयर्स अपने भाई को दे रहे हैं। मैंने अपनी माँ को वो दिखाया जिससे वो डरती थी, गुर्बत और मुफ्त की ज़िंदगी। इससे अपनी आंखों में वो हल्की सी नमी भी साफ की जो पलकों पर ठहरी थी। फिर वो माँ पर झुका। बहराम मेरा ही आदमी था जिसे मैंने आपके पास भेजा था। मैंने इसे आप तक का रास्ता दिखाया और मैंने डैड को आपके हाथों से मरवाया। इस दिन मेरा आधा इंतकाम पूरा हो गया था और अब नंबर है आपका। अब बहुत पहले इस दुनिया से जा चुकी होती, पर यह शहीद हर बार बीच में आ जाता था। पता नहीं शेर को मुझ पर कैसे शक हुआ।
वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने लग गया था। इसके हाथ सबूत लग भी गए थे, पर इसने इन्हें खो दिया, और मैंने इसीलिए आपको जिंदा रखा ताकि बहराम जब पकड़ा जाए तो वो आपका नाम ले और मैं बिल्कुल इस मामले से बच के जाऊं। आपके साथ शहीद का शक भी खत्म हो जाएगा। मैं जानता था शहीद बहराम को पकड़ लेगा, इसीलिए मैंने इससे इसकी वफा पहले ही खरीद ली थी। मैंने इसकी जान के बदले इसके खानदान की जान बख्श दी। वो जानता था अगर इसने शहीद के सामने मेरा नाम लिया तो मैं इसके पूरे खानदान को मार दूंगा, इसीलिए इसने मेरी बात मानकर सबका जिम्मेदार आपको बना दिया। वो सांस लेने को रोक कर बोला, पर मैं नहीं चाहता कि आपको शहीद मारे, क्योंकि मेरा ज्यादा नुकसान आपने किया है। मैं आपको अपने हाथों से मारना चाहता था। आपको मैंने इस तरह मारना था कि मुझ पर किसी को रत्ती बराबर भी शक ना हो। इसीलिए आपको ऐसे मारा कि इसके लिए मुझे बहुत दिमाग लड़ाना पड़ा। फिर मैंने एक ऐसे पौधे का सुना जिसकी ग्रोथ एक जहरीली गैस की जाती है। इसकी हर शाख में वो जहरीली गैस भरी जाती है। कि आपको वो गमला तो याद होगा ना, जो मैंने आपको तोहफे में दिया था। इससे तौकफ दिया और माँ को हैरत से फटी की आंखें फटी रह गई। वो जर्द पड़ते चेहरे को देखने लगा, फिर तल्खी से मुस्कुराकर इसने अपनी बात जारी की। वो गमला एक खास गैस के जरिए से तैयार होता था, जो इंतहाई जहरीली होती है। इस गमले में लगे पौधे की ग्रोथ बढ़ने पर जब आप इसकी शाखें काटती थी, वो जहरीली गैस आपकी सांस के जरिए आपके जिस्म में दाखिल होकर आपके दिल और दिमाग को खोखला कर रही थी। आप आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब आती, आज बिस्तरे मर्ग तक पहुंच गई हैं, जहां आप बस चंद घंटों की मेहमान हैं। माँ की आंखें भीग गई थी, इनकी आंखों में खौफ दर आया था। मैंने माँ के पीछे रहकर पूरा खेल खेला और अब मैं शहर की नजरों में धूल झोंक चुका हूँ। मैं इस खेल में जितनी सफाई से आया था इतनी ही सफाई से निकल जाऊंगा, और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसने माँ की आंखों में खौफ देखा तो इसने कहकर लगा, अरे आप तो डर रही हैं। इसने माँ के गाल को नरमी से थपका। आप मत डरें, आपको मरते वक्त बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। वो कहकर खड़ा हुआ। मैं अपनी अम्मी के पास जा रहा हूँ। मैं इनकी कब्र पर जाकर इन्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने आज इन सब से बदला ले लिया जिन्होंने इन्हें दुख दिया था, और मेरे आने तक अब भी इस दुनिया से जा चुकी होंगी। सेफ जर्नी माँ। वो मुस्कुराकर कहता, इमरजेंसी वार्ड से निकल गया था। माँ की रगों से सारा खून चढ़ गया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। रात के दूसरे पहर की तैरगी कब्रिस्तान की कब्रों पर बैठी थी। चारों जानिब गहरी खामोशी थी। दरख्तों से साई साई की आवाजें आ रही थी। अरमान की गाड़ी इस कब्र के सामने बनी सड़क के किनारे रुकी थी। वो गाड़ी से उतरकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। इसका रुख इस कब्र में इस जानिब था जिसके ऊपर होली क्रॉस बना, और इस होली क्रॉस पर लिखा था हेलन मार्गरेट। वो हेलन की कब्र के सामने आ रुका। इसने इस कब्र पर लिखे नाम को देखा। आज आपकी श्री ने आपकी मौत का बदला ले लिया है। हर इस जुल्म का बदला मैंने इसकी जान से लिया है जो इन लोगों ने आप पर किए थे। मम्मी, आपका शरीर जीत गया, पर यह जीत मुझे। इसका वजूद लरसने लगा था। इसकी आंखों में नमी भर आई थी। वो घुटनों के बल बैठता चला गया। इसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया था। पर यह जीत मुझे आपको हार कर मिली है मम्मी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपके प्यार रहना बहुत मुश्किल है, पर मैं अपनी बहन के लिए जिंदा रहूंगा। वो मेरे पास आपकी आखिरी निशानी है। मैं इसे हर तरह की खुशी दूंगा। इसने भीगा चेहरा उठाया। लेकिन मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब आप हमसे जुदा हुई थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। वो दिन सच में बहुत बुरा दिन था। अरमान के सामने माजी किसी फिल्म की तरह चलने लगा। जब इनके बंगले पर तड़ातड़ बरसात हो रही थी, वो इनके लाउंज में सबको सांप सूंघा हुआ था। अरमान इस वक्त 18 का था। वो अपने कमरे के दरवाजे की ओर में लाउंज में देख रहा था, जहाँ हेलन खड़ी इनके बाप को कह रही थी, मैं आपकी बीवी हूँ। मैं अपनी औलाद के बगैर नहीं रह सकती। मुझे मेरी औलाद से दूर ना करें। वो रो रो कर कह रही थी। काली आंखें, सफेद रंगत वाली हेलन दराज कद और खूबसूरत औरत थी। इसके तेज पूरे बाल जूड़े की सूरत बंधे हुए थे। वो काली स्कर्ट और सफेद शर्ट में मलबूस थी। ये कपड़े अरमान के घर की मुलाजमाएं पहना करती थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रही हो? अरमान की मम्मी ने हेलन को पीछे से करके अपने सामने किया और दांत किचकिचाकर कहा, मैं बकवास नहीं करी। ये आप भी जानती हैं कि अरमान और जिया मेरे बच्चे हैं। उन्होंने इससे अरमान के डैड की तरफ इशारा किया। मुझसे छुपकर शादी किया, और अब ये मेरे बच्चे मुझसे छीनकर मुझे इस घर से निकाल रहे हैं, और ये सब ये आपकी वजह से कर रहे हैं। आप क्यों नहीं मान जाती सच को? हेलन ने अरमान की माँ के सामने हाथ जोड़ लिए। मुझ पर मेहरबानी करें, मुझे मेरी औलाद से दूर ना करें। अरमान की माँ का अब सब जवाब दे गया था। उन्होंने खींचकर हेलन के मुंह पर थप्पड़ मारा। बेगारत, तुमने हमारी वफाओं का ये सिला दिया कि तुम आज हमारे ही मुंह को आ रही हो। उन्होंने हेलन को बालों से पकड़कर झिंझोड़ा। हेलन और शिद्दत से रोने लगी। अरमान दिल गिरफ्ती से सब कुछ देख रहा था। वो जाकर हेलन को छुड़वाना चाहता था। वो चाहता था कि वह हेलन इसको इसके हक दिलवाए, पर इसे हेलन ने मना किया था। इसने अरमान को अपनी कसम दी थी, अरमान इन सबसे दूर रहेगा, क्योंकि अरमान अभी छोटा है। वो अपने डैड से उलझ नहीं सकता था, इसलिए वो फिलहाल खामोश रहे। अरमान की आंखें लाउंज में हेलन मार्गरेट
को मार खाते हुए देख रही थी। अरमान की मम्मी हेलन को मार रही थी। हेलन इनके पैर पकड़ रही थी कि वो इसे घर से ना निकाले और हेलन को इसकी औलाद से दूर ना करे। अरमान के डैड सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। अरमान की माँ ने हेलन को मार पीट कर घर से निकाल दिया। वो इस खौफनाक बरसाती बारिश में बेसहारा होकर रह गई थी। इस वक्त इनके पास कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं था। अरमान दरवाजे की ओर से हटकर खिड़की की तरफ भागा था। इसे वहां से हेलन के बिखरे बाल और टूटे फूटे वजूद को सड़क पर चलते भीगे देखा। वो अरमान से दूर होती जा रही थी। अरमान की आंखें में वो रात नफरत बनकर ठहर गई थी। इसे इसी दिन ठान ली थी कि वो इन दोनों को खत्म कर देगा जिसने इसकी मम्मी से सब कुछ छीन लिया। वो आज अरमान ने अपना इंतकाम पूरा कर लिया था। वो हेलन के कब्र के सामने उठा और अपने आंसू साफ किए। वो बाहर की तरफ बढ़ गया था। वो वहां से चर्च आया। इसने चर्च में दाखिल होते हुए अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोले। इसके गले में एक चेन था जिसे इसने पकड़ आगे किया। इस चेन में हॉली क्रॉस लटका था। इसकी मम्मी हेलन की ख्वाहिश थी कि अरमान इनके मजहब पर चले और अरमान ने छोटी उम्र में ही हेलन के साथ चर्च जाना शुरू कर दिया था। हेलन जब तक साथ रही वो अरमान को अपने मजहब और किताबों के बारे में अच्छे से बताती रही थी। अरमान ने जब तक होश संभाला वो ईसाइयत को बहुत अच्छे से जान चुका था। वो इसे पूरी की तरह ईमान ला चुका था। पर हेलन ने ये बात अभी इसे छुपाने के लिए ही कही थी। तुम्हारे बाबा नहीं चाहते तुम मेरे मजहब पर चलो। अगर इन्हें ये बात पता चल गई तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। हेलन ने एक दिन चर्च के बाहर खड़े होकर अरमान को कहा था। तो इसने हेलन के हाथ पर था। मैं कभी ये पता नहीं लगने दूंगा। हेलन इसकी बात पर मुस्कुरा दी। मेरा समझदार बच्चा, मेरी जान। इस सलमान को गले से लगा और इसका माथा चूमा। मेरा शेरी। वो इसका माथा चूमकर चेहरा चूमती चली गई। वो अरमान से बहुत मोहब्बत करती थी। आखिर वो इसके पेट की औलाद थी। अरमान चर्च में जीसस के पुतले के सामने जाकर रुक गया था। इसने इस पुतले के सामने मोमबत्तियों को जलाया और फिर उंगलियों को बाहर मिलाकर इसमें दुआ मांगी। फिर वो कन्फेशन रूम की तरफ बढ़ गया। कन्फेशन रूम में चर्च में एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें फादर यानी पादरी बैठा होता है और इसकी दूसरी जानिब कोई भी शख्स बैठता। अपने दिल की बात, कोई राज जो वो किसी को नहीं कहना चाहता, ऐसे गुनाह वो जो कर चुका होता है, इस गुनाह को वो फादर के सामने मान जाता है। इन सब में फादर को हमरा से सबर किया जाता है। वो फादर्स भी वो राज कभी किसी पर अफशा नहीं करता। वो शख्स अपना गुनाह कबूल करके खुद को इस गुनाह के बोझ से हल्का फुल्का महसूस करता है। अरमान भी इस फैशन रूम में दूसरी तरफ रखे काउच पर बैठ गया था और इस छोटे जालीदार दरवाजे को देखते हुए बोला, फादर। इसने अपनी बात जारी रखी। ये रात का दूसरा पहर था। इस वक्त जो पादरी चर्च में मौजूद था वो अरमान की बात को तवज्जो से सुन रहा था। मैंने 3 कत्ल किए हैं, आज मैंने चौथा भी कर दिया है। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे ये सब करने पर लोगों ने मजबूर किया। उन्होंने मेरी माँ को मौत के मुंह में उतारा, इनसे हमें दूर कर दिया और मेरी माँ को बर्बाद कर दिया। मैं इन पे होने वाले हर जुल्म का बदला लेना चाहता था और आज मैंने फादर वो जंग जीत ली है जो मैंने इतने सालों से जीतना चाहता था। पर इसमें मुझसे एक चीज छीन गई है, वो है मेरी मोहब्बत। इसका गला रंध गया था। इसकी आंखों में सामने आयशा का चेहरा रुका था। मैंने आयशा को खो दिया। मैं इससे मोहब्बत करने लगा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इससे मोहब्बत करूं। मैंने बस शरीर को तंग करने के लिए इसे आयशा से दूर किया था। पर मैं नहीं जानता था कि खेल मेरा इतना बड़ा नुकसान कर देगा। मैं इस खेल में दिल से जाऊंगा। इसकी आंखें धुंधला गई थी। ऐसे हाथ की पुश से इन्हें रगड़ा और गीली सांस अंदर खींची। मेरा दिल करता था कि मैं आयशा को छुपा लूं, लेकिन मैं ये बात जानता था कि मैं कुछ भी कर लूं शहीद एक दिन इसे ले ही जाएगा। मैं पहले ही दिन से कुछ सब कुछ जानता था, पर जाहिर ये करता था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। हर तरह से तैयार था मैं, लेकिन फिर भी मेरी दुनिया वही इस समंदर के साहिल पर ही रुक गई जहाँ से आयशा को शहीद ले गया। मैं वही टूट कर बिखर गया हूँ। आंखें बार बार साफ करने से भी इसकी नमी साफ नहीं हो रही थी। इसका दिल तकलीफ से फटने को हो रहा था। मोहब्बत बिछड़ने का दुख बहुत अजियतनाक होता है। मैं आयशा को चाहकर भी वापस नहीं ला सकूंगा। वो अपने आप पर काबू करता हुआ काउच से खड़ा हुआ और गहरे गहरे सांस लेकर खुद को कंपास किया। बस मैंने यही कहना था कि फादर, मुझे लग रहा है कि मैं इस बोझ तले मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। वो कहकर वहां से आगे बढ़ गया था और चर्च से निकल गया। जब वो गाड़ी में बैठा तो इसका मोबाइल चीख उठा। हेलो। इसने फोन कान से लगाया और कान कॉल अस्पताल से थी। दूसरी जानी मौजूद नर्स ने इसे अफसोस से बता रही थी कि अरमान की माँ इस दुनिया से में नहीं रही है। पर अरमान को रत्ती बराबर भी दुख नहीं हुआ था। इसने अब इस औरत को मट्टी तले दफनाना था जिसमें इसकी मम्मी को मिट्टी में रौंद दिया था। अरमान ने गाड़ी चलाकर अस्पताल की तरफ मोड़ ली। ये सुबह तड़के का वक्त है जब दस्तगीर ने शहीद के दरवाजे पर दस्तक की थी। वो शायद अंदर सो रहा था। इसकी खुमार आलूदा आवाज जब दस्तगीर के कानों में गूंजी तो इसे इस बात का एहसास हुआ। वो हिचकिचाता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बॉस, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अर्शद ठीक है? इसका माथा ठनका तो इसे पहले अर्शद का ही ख्याल आया। दस्तगीर ने इसे फौरन हिलाया। जी जी बॉस, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो बेड ग्राउंड पर कमर टिकाकर बैठ गया। बॉस, अरमान साहब की मम्मी की डेथ हो गई है। शहीद को धक्का लगा। क्या? जी, अभी मुझे इस बात का पता लगा। मैंने सोचा आपको फौरी इन्फॉर्म कर दूं। पर कैसे?
इसने ताज्जुब से पूछा। मैंने अपने जरिए से जो मालूम किया है वो यह है कि इनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी और वो डॉक्टर्स के इलाज करवा रही थी। इसी अलालत से इनकी जान गई है। शहीद दस्तगीर की बात पर मुतमईन ना हुआ। वो बेड से ही खड़ा हो गया। तुम गाड़ी निकालो। वो दस्तगीर को कहकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया था। कुछ गलत होने का अलार्म इनके अंदर ही बजने लगा था। इसके मम्मी और डैडी के कातिल के करीब पहुंचने पर ही इसकी मौत। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। वो वॉशरूम में शीशे के सामने खड़ा होकर सोच रहा था। इसने अपनी आंखें बंद की। तुम मेरे बेटे हो श्री। वो इससे वो मुलाजिम नहीं भूलती थी जो अरमान को अपना बेटा कहा करती थी। हेलन को लगता था कि शहीद इस बात को इतनी बारीकी से नहीं लेगा, पर जब हेलन ने यह सब पहले एक बार कहा था तो शहीद ने अरमान की तरफ देखकर जवाब दिया था। ये मेरे बड़े पापा के बेटे हैं। हेलन ने इसकी बात पर गड़बड़ा गई थी, फिर संभल कर बोली, हाँ मैं जानती हूँ, पर मुझे अरमान बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है। शहीद बचपन से ही नक्शा चढ़ा था। इसे मुलाजमें इतनी सर चढ़ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बात के बाद अरमान ने स्कूल में शहीद से पूरा दिन बात नहीं की थी, जिस पर शहीद को बहुत भी हैरत हुई। और यह हैरत और अरमान का बिलावजह मुलाजमा की तरफ से झुकाव था, जिसने शहीद को मजबूर किया था कि अरमान पर नजर रखे। शहीद ने आंखें खोली। इनमें दुख था। इसे अरमान से मोहब्बत थी। इसने होश संभालने के बाद अरमान को अपने लिए हर जगह लड़ते हुए देखा था, पर फिर कब इनके दरमियान इतनी दूरियां आ गई कि शहीद को वो बिल्कुल पराया लगने लगा। वो फ्रेश होकर गीली घास वाले लॉन में नीले आसमान तले खड़ा था। इसके सर पर मौजूद आसमान तेज चमकते तारे और चांद तेज चमक रहा था। रात की स्याही अभी भी आसमान पर ही मौजूद थी, पर आसमान के किनारों से रोशनी फूट रही थी। रात के पहले पहर से ज्यादा रोशन था दूसरे पहर का चांद, चमकता हुआ और रोशन। ये वही पहर था जब आसमान बंटने लगता है दो हिस्सों में, जब स्याही छोड़ने लगती है आसमान को और रोशनी उम्मीद बनकर छाने लगती है। ये इशारा है इन सभी के लिए जो सोचते हैं कि अब अंधेरे खत्म नहीं होंगे। इसने दो हिस्सों में बढ़ते आसमान को देखा, जैसे स्याही दूर जा रही थी। इसके किनारों पर उम्मीद रोशनी की सूरत फैलने लगी थी। इसका दिल पहली बार अरमान के मुकाबिल जाते हुए घबरा रहा था। इसके दिल में हमेशा वाले अंदेशे थे, पर आज इन अंदेशों में खौफ आ रहा था। 7 साल शहीद यूनिफॉर्म में मलबूस अरमान का हाथ थामकर स्कूल का दरवाजा अबूर कर रहा था। इसे अरमान का हाथ थामकर हमेशा तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। तस्कीर गाड़ी में बैठा इसका इंतजार कर रहा था, जो आसमान तले गुमसुम खड़ा था। फिर वो आहिस्ती से कदम उठाकर गाड़ी में आ बैठा। दस्तगीर ने गाड़ी चला ली थी। शहीद को अपने बड़े भाई पर मान था कि इसे सारे मसले हल कर देगा, और अरमान इसका हर मसला हल कर दिया करता था। फिर इनमें दूरियां कुछ यूं आई कि अरमान ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया और शहीद स्कूल में तनहा रह गया। फिर एक दिन इसने अपने भाई को देखा। गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ती जा रही थी। हर तरफ खामोशी थी। सड़क किसी बेवा की उजड़ी मांग की तरह वीरान पड़ी थी, और भागते दृश्य शहीद को पास से देख रहे थे। शेर ने अरमान को अपने बड़े पापा की फाइल्स के पर्चों को चुपके चुपके फाड़ते देखा। शेर को ये सब अजीब लगा था, पर इसने अक्सर अरमान के आंखों में सतमहरी लिए बड़े पापा के काम खराब करते देखा था। शेर अब इतना बड़ा और समझदार हो गया था कि वो अरमान पर खामोशी से नजर रख रहा था। शहर की गाड़ी अरमान के बंगले के सामने रुकी, जिसमें सुबह तो हुई थी, पर इस सुबह में मातम था। बंगले में वहशत महसूस होती थी। इसे वो चीख सुनाई दी जो कई साल पहले से अपने बड़े पापा और डैड मम्मी की मौत पे इनके जनाजों पर लोगों की सुनी थी। वो तब बिल्कुल खामोशी से रिश्तेदार औरतों को चीखते चिल्लाते देख रहा था। बंगले के गार्ड्स ने जब शहीद को गाड़ी से निकलते देखा तो जल्दी से दरवाजा खोल दिया। शहीद पर अरमान के घर के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए थे। वो लॉन के दरमियान बनी सुर्ख ईंटों की फर्श पर चल रहा था। इसने इस खाली पड़े लॉन में खूब भागते खुद को भागते देखा। इसके पीछे अरमान इसे कहके लगाता पकड़ने की कोशिश कर रहा था। शेर का दिल कर लाया था। इन्हीं दिनों अरमान को तालीम के सिलसिले में दूसरे मुल्क भिजवाया जा रहा था। वो अपने दोस्तों से मिलने का कहकर घर से निकलकर हेलन के घर आता था। इस गंदी गली के एक कमरे के में मकान में तब हेलन बैठी आंसू बहा रही थी, और अरमान से कह रहा था कि वो हेलन का बेटा है और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसने हेलन पर जुल्म किए हैं वो इनसे बदला जरूर लेगा। इस घड़ी इन दोनों को लग रहा था कि इस वक्त इनके अलावा कोई वहां तीसरा मौजूद नहीं है, पर घर के खुले दरवाजे की ओर में शहीद खड़ा सब सुन रहा था। और यही बात थी जिसने शहीद के दिल में घर कर लिया था। जब अरमान पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आए थे से वो बदला बदला लगा। तब तक शहीद हेलन के घर और हेलन को भूल चुका था, पर इसे अरमान के अंदाज ने हैरान किया था, जो पहले से ज्यादा सर्द हो गया था अपने डैड के साथ। शहीद इसका बागीपन देखता तो दंग रह जाता था। शहीद अरमान को लाउंज में आ गया था। लाउंज में कुछ रिश्तेदार पहले से मौजूद थे। इसने जिया और अरमान को इन सबके दरमियान बैठे बिलक बिलक कर रोते देखा। इसकी रूह लरस गई। इसे इस जनाजे के साथ वो 3 जनाजे भी याद आ गए जो वो पहले दफना चुका था, पर इन्हें जहन से नहीं निकाल पाया था। फूट फूट कर रोते अरमान ने जब शहीद को सामने खड़े देखा तो उठकर बेसाख्ता से लिपट गया। शहीद ने इसके गिर्द बाहें हालने पे की थी। फिर एक बाद
इससे बड़े पापा पर जानलेवा हमले होने के लगे। लेकिन फ़र्क बस इतना आ गया था कि अरमान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा हो गया था। वो अपने डैड का बहुत ख्याल रखने लगा था। पर शहीर को ये बात खटकने लगी थी। वो अक्सर अपने डैड को कहता था कि अरमान कुछ ठीक नहीं लगता। इस अरमान के अंदाज से खौफ आता है, और शहीर के डैड इसे झिड़क दिया करते थे। वो भी खामोश हो जाता था। लेकिन फिर जब इसने अपने मम्मी डैडी और बड़े पापा को खो दिया तो इसे अरमान से नफरत होने लगी थी। पिछली सारी बातें इसे एक बार फिर से याद आ गई थी। अरमान इससे लिपट कर रोए चले जा रहा था, पर वो बेतासुर चेहरे से इसे सीने से लगाकर खड़ा था। इसने हमदर्दी का एक जुमला भी अरमान के लिए नहीं कहा था। हाँ, इसकी नज़र जब बेहाल होती जिया पर पड़ी तो इससे इसके दिल को कुछ हुआ था। इस अरमान को अपने सीने से जुदा किया और चलता हुआ जिया के पास आ गया। इसका पहली बार दिल किया था कि वह जिया को अपने सीने से लगाकर दिलासा दे। इसने जिया का हाथ धीरे से पकड़ा और इसे खड़ा करके अपने सीने से लगाकर इसके सर पर पुष्ट सहलाने लगा। जिया इसके अंदाज पर रोते हुए भी हैरान हुई थी। लेकिन हमदर्दी किसे बुरी लगती है। शहीर की हमदर्दी ने इसे गमों को दूरा कर दिया था और शिद्दत से रोने लगी थी। अरमान शहीर के अंदाज से ठटक गया था। वो शहीर की पुश्त को देख रहा था। इसे अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी शहीर से। अरमान की मां की मौत की खबर आयशा के घर भी पहुंच चुकी थी। अरमान के घर से किसी मुलाजिम ने कॉल करके इन्हें इस सब बात से आगाह कर दिया था और इनके घर में परेशानी फैल गई थी। आयशा के अम्मी अबू फौरन तैयार होकर अरमान के बंगले में पहुंच गए थे। इन्हें उम्मीद थी कि जब वो अंदर दाखिल होंगे तो आयशा इन्हें सामने ही नजर आ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। आयशा वहां थी ही नहीं। अम्मी को भी फिक्र हुई। उन्होंने इनके सभी कमरे चुपके चुपके झांक कर देखा। आयशा को देखा जहाँ वो आसानी से जा सकती थी, पर आयशा कहीं भी ना थी। वो किसी से पूछना चाहती थी कि इनकी आयशा कहाँ है, पर अरमान भाई मर्दाने में था। जिया इस हाल में नहीं थी कि वो किसी को कुछ बता सके। अम्मी का दिल बुरी तरह घबराने लगा था। लोग अरमान की मम्मी के जनाजे को उठाकर भी ले गए थे, पर इन्हें तब भी आयशा कहीं नजर नहीं आई थी। इतनी देर से जब इन्हें आयशा कहीं दिखाई ना दी तो इनका सर दुखने लगा था। इन्हें यूं लग रहा था जैसे इनकी बेटी किसी मुश्किल में है। आखिर वो गई कहाँ, ये सोच सोच कर इनका दिमाग फटने को हो रहा था। अरमान जब अपनी मम्मी को दफना कर आया तो इसने शहीर को अपने घर ही पाया। वो शहीर के पास आया। शहीर, इसने शहीर की पुश्त पर आकर इसे पुकारा। शहीर इसकी तरफ पलटा। हमें माफ़ कर दो, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं इनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वो अपनी आंखों में शर्मिंदगी भर के कह रहा था। शहरी से स्पॉट नजरों से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम आयशा से मोहब्बत करते हो। अगर मुझे इस बात का रत्ती बराबर भी अंदाजा होता तो मैं। शहीर ने हाथ झुलाकर इसे खामोश होने का इशारा किया और हरमान की चलती जुबान एकदम रुकी। शहीर इसकी तरफ बढ़ा, बिल्कुल इसके मुकाबले आकर इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें पता है अरमान, अगर मुझे पूरी दुनिया भी ये कहे ना कि तुम बेकसूर हो तो मैं फिर भी इस बात पर शक में मुब्तला रहूंगा। बेशक इस वक्त सारे सबूत तुम्हारी माँ के खिलाफ थे, लेकिन मैं फिर भी ये बात नहीं मान सकता कि ये सब उन्होंने किया है। हाँ, जब मुझे सबूत इनके खिलाफ मिले तो मुझे एक पल के लिए यकीन आ गया था, लेकिन अब इसकी अचानक मौत ने मुझे एक बार फिर से वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं पहले खड़ा था। ये खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होना चाहिए था जितनी आसानी से हो गया है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। वो पथरीले तासुरात के साथ अरमान को ही देख रहा था। इसके दांतों पर दांत जमाए वो चबा चबा कर बोलने लगा, मेरी नज़र अब पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है, और ये नज़र तुम्हें हर वक्त देख रही है। तुम्हारी अब सांसों तक भी मेरी नज़र है। मैं इस जासूस के सबूत को जमा किए ढूंढना बंद नहीं करूंगा, और मैं ढूंढूंगा और फिर फैसला करूंगा मैंने तुम्हारे घर में किसे माफ़ करना है और किसे नहीं। इसने अरमान के सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। तैयार हो जाओ, अब हम खुलकर खेलेंगे, और आयशा को तलाक तुम खुद दोगे या मैं तुम पर दुनिया तंग करूं? इस बात का फैसला तुम खुद कर लो। एक दिन का वक्त है तुम्हारे पास। कल शाम आयशा तुमसे जुड़े हर रिश्ते से आज़ाद होनी चाहिए। वो कहकर पलटा और लॉन से दाखिली दरवाजे के पार खड़ी अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। पीछे अरमान साकित खड़ा रह गया था और मान के बंगले में सीधा अपने फार्म हाउस आया। इसने गाड़ी ड्राइवर में खड़ी की और दस्तगीर को वहीं छोड़कर वो अंदर दाखिल हो गया था। वो पहले इस कमरे में आया था जहां आयशा को वो रात में छोड़ के गया था। दरवाजा रात जैसे ही वो खुला छोड़ के गया था वैसे ही खुला था। शहीद जैसे ही अंदर दाखिल हुए से आयशा फर्श पर घुटनों के गिर्द बाजू लपेट हुई बिखरी बिखरी रोई रोई दीवार से पुछ लगाकर आंखें मूंदे हुए दिखाई देगी। इसके चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान थे। वो कदम कदम चलता अपनी जिस्त के महव के पास आकर रुका। शहीर इसके साथ घुटनों के बल बैठकर इसके चेहरे को देखने लगा। इसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। वो आयशा को इस हाल में नहीं देख सकता था। वो इस लड़की के हर आंसू को अपने दिल पर तेजाब की तरह गिरता हुआ महसूस करता था। इन सब में इस आयशा का तो कोई कसूर नहीं था। वो तो यूं ही बिला वजह इन सब में घसीटी गई थी। वो जिस लड़की को मुस्कुराते देखना चाहता था वो ना चाहते हुए भी इसे रुलाएगा।
शहीर का दिल किया कि वो आयशा की जल्दी पेशानी पर अपने लब रखे, इस दिल को अपने लबों से छुए जो इसके गर्दन पर मौजूद था। शहर कुछ देर इसे देखता रहा, फिर सर झटक कर खड़ा हो गया। इन्हें खामोश कदमों से कमरे से निकल गया था जिन से वो आया था। कुछ देर बाद जब वो दोबारा अंदर दाखिल हुआ तो इसके हाथ में ट्रे थी जिसमें चाय का मग था और टोस्ट रखे थे। इसने इन्हें साइड टेबल पर रखा और आयशा के पास वापिस आया जो बेखबर सो रही थी। इसने आहिस्ती से इसके सामने बैठकर इसका माथा हाथ अपने हाथ में लिया जो तप रहा था। आयशा हड़बड़ा कर उठी और सामने शहीर को देखकर इसने अपना हाथ इसके हाथ से खींचा। आप मुझसे दूर रहें, इसने नफरत से कहा। शहीर ने इसे संजीदगी से देखा। कुछ और मांगो, इसने सामने बैठ गया था। जो जाने दे शहीर, इसने नरम पड़ते शहीर से दिल की बात कही और शहीर ने सर ना में हिलाया। दूर जाने, छोड़ जाने और मोहब्बत ना करने वाली बात के अलावा तुम कुछ और नहीं कह सकती। शहीर को इसकी बात पर गुस्सा आ गया। मुझे आपसे इन सब के अलावा अब अगर कुछ है तो वो बस नफरत है। शहीर के दिल पर किसी ने घूसा मारा, पर वो संजीदगी और मोहब्बत से आयशा को देखता रहा। तुम्हें एक दिन मुझसे इश्क हो जाएगा। आयशा तल्खी से हंसी। ये आपकी गलत फहमी है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। इससे सर नामे हिलाकर आयशा को हाथ पकड़ा। ये बातें बाद में करेंगे, और नाश्ता करो, फिर डॉक्टर आएगा तुम्हें चेकअप करने। आयशा इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाना चाह रही थी, पर शहीर की गिरफ्त इसके हाथ पर मजबूत थी। वो इसे बेड पर लाकर बिठा चुका था। शहीर, मैं आपकी भाभी हूँ, आप ये बात क्यों नहीं तस्लीम कर लेते। शहीर ने इस बात पर कोई खास रद्द अमल न दिया। साइड टेबल से टोस्ट उठाया और बेड पर बैठकर आयशा के मुंह के पास किया। कल शाम से तुम इस रिश्ते से आज़ाद हो जाओगी। आयशा की पूरी दुनिया ही हिल गई थी। इनसे सदमे से शहीर को देखा। शहीर, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। शहीर ने सर हल्का सा नफी में हिलाया। तुम वो नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे वापस जाना है। मैं आपकी वजह से सब कुछ खो दूंगी शहीर। इसका गला रन गया था, आंखों में आंसू आ गए थे। नाश्ता करो, इसने आयशा की बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं नहीं खा रही कुछ भी। इसने शहीर के सामने हाथ जोड़े। मुझे जाने दे, आपको खुदा का वास्ता है। शहीर के लब हिच गए। इसने आयशा को अपने हाथ अपने दूसरे हाथों से पकड़े। मैं बार बार एक बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम पर सख्ती करूं, इसलिए मेरी बातें मानने की आदत डाल लो। इसने इसके होंठों के करीब दोस्त किया। नाश्ता करो। आयशा ने इसे तरफर से देखा। शहीर इसकी बदलती आंखों को ही देख रहा था, पर वह जब्त किए हुए था। मैं नहीं चाहता आयश कि मैं तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाऊं। तुम मेरी हो। जब इस तरह से अपने साथ जुल्म करोगी, खुद को अजियत दोगी, तो मैं इस इंसान को अजियत दूंगा जिसने तुमने मुझसे दूर किया है। और इससे सरफरिश तुम्हारे घर वाले आते हैं। इन्हें इतनी जल्दी क्या थी तुम्हारी शादी की। इसे ये नहीं पता था ये जल्दी आयशा ने ही की थी। आयशा का दिल किया कि वो फूट फूट कर रोए या वो अपने आप को ही खत्म कर ले, पर वो बेबस थी। शहीद ने जब इसकी आंखों में आंसुओं से भरते देखा तो हथेली ने इसकी आंसुओं को साफ किया और बाहों से टोस्ट की तरफ इशारा किया। आशा ने बेबसी से मुंह खोला और टोस्ट का टुकड़ा तोड़कर मुंह में दबा लिया। तभी शहीद ने चाय का मग उठाया। इसे आयशा की तरफ मग करने से पहले इस मग से एक सिप ली। जब इसे इस बात की तसल्ली हो गई कि चाय ज्यादा गर्म नहीं है तो इसने आयशा के सामने की। गर्म नहीं है, ज्यादा पी लो, वो रसान से बोला। इस वक्त ये मोहब्बत आयशा को खौफ में मुबतला कर रही थी। इसे वो सब सोचकर खौफ आ रहा था जो शहीद कह रहा था, और अरमान से तलाक कैसे लेगी। इसके घर वाले, इस सोच में इसकी रूह लरस जाती थी। अरमान के बंगले में धूप अपने पूरे ताप पर थी। अंदर मेहमान औरतों के नरगे में बैठे आयशा की अम्मी खुद को बिल्कुल अनजान तस्वर कर रही थी। इस घर में इन्हें जानता ही कौन था, जिया, अरमान और इसकी मम्मी के अलावा। आयशा होती तो बात अलग थी, पर अब वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अम्मी इस तरह में दाखिली दरवाजे को ही देख रही थी। अरमान कब अंदर आए और वो इससे आयशा का पूछे। जिया की हालत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए इसे कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया था। अब वो स्लीपिंग पिल्स के ज़रिए असर कमरे में बेहोश पड़ी थी। कुछ देर बाद घर में से मेहमान भी एक एक करके जाने लगे थे। जब अरमान का बंगला बिल्कुल खाली हो गया तो आशा की अम्मी खड़ी होकर दाखिली दरवाजे की तरफ आई। बाहर मर्दाने में इन्हें अपने शौहर ही दिखाई दिए गए थे। उन्होंने इन्हें इशारे से अपनी तरफ आने का कहा। जब वो इनके पास आ गए तो आयशा की मम्मी परेशानी से बोली, मैं जब से आई हूँ आयशा को ढूंढ रही हूँ, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप अरमान से पूछे कि वो कहाँ है। अब वो इस बात पर हैरत हुई थी। घर ही होगी। इसकी बात पर माँ झुंझलाई। नहीं है, मैंने हर कमरा देख लिया है, और अगर अंदर है तो मुझे एक बार तो वो नजर आती। मैंने इसे एक बार नहीं देखा। अब वो खुद मुतफक्कर हो गए थे। उन्होंने सर हिलाया। मैं अरमान से पूछता हूँ, वो कहकर दोबारा लॉन में आ गए थे। शामियाने की जानिब बढ़ गए थे जहाँ अरमान अफसोस चेहरे पर सजाकर लोगों से हमदर्दियां वसूल कर रहा था। बेटा, अरमान जब से सबसे मिलकर फारिग हो गए तो उन्होंने अरमान को पुकारा। जी अंकल। इसका लहजा कुछ सर्द था। अबू ये बात महसूस कर गए थे। वो शक कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है। इसकी मम्मी मिलना चाह रही थी। अब वो दिल न जाने क्यों जोर जोर से धड़कने लगा था। इन्हें यूं लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा हुआ है और अब आगे कुछ बुरा होने वाला है। अरमान इनके सवाल पर कुछ देर इन्हें देखता रहा, फिर बोला,
मैंने भी आपसे इसी बारे में बात करनी थी। आप अंदर चले, मैं आता हूँ। इसका चेहरा स्पॉट था। अबू का हाल खुश्क हो गया था। इनमें पलट कर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर वो हिम्मत करके वहां से अंदर चले गए थे। पीछे लॉन में खड़े अरमान ने इनकी पुश्त को देखा था। मैंने आयशा से मोहब्बत की थी, मैंने सब जानते हुए भी इसको अपना सब कुछ मान लिया। पर इसने मेरे साथ क्या किया? वो मुझे छोड़कर चली गई। इसने एक बार भी मुझे ये नहीं बताया कि शहीरी से तंग कर रहा है, क्योंकि वो मुझसे कभी मोहब्बत करती ही नहीं थी। वो भी मुझे धोखा दे रही थी। अब जब मैंने इसे छोड़ना ही है, तो मैं ऐसे क्यों छोड़ूंगा? वो कहीं नहीं रहेगी। अरमान जहरखान कलेजे में बोला था। ना खेलूंगा और ना खेलने दूंगा, वो कहकर अंदर की जानिब जाने लगा था और जलता सूरज इसे नाराजगी से ही देख रहा था। लाउंज में खामोशी बिखरी थी। अम्मी अबू सोफे पर बैठे अरमान को ही देख रहे थे, जिसके चेहरे पर सदमेरी और आंखों में बरहमी थी। अम्मी का दिल घबरा रहा था। वो अपने हाथ मसल रही थी। अबू भी बहुत हिम्मत करके बैठे अरमान को देख रहे थे। अरमान ने इन दोनों को देखा और मलाल करते लहजे से कहा, जब आप लोगों को पता था कि आयशा किसी और को पसंद करती है, फिर आप लोगों ने इसकी शादी मुझसे क्यों की? इसके लहजे में तकलीफ थी। अम्मी इस बात पर शजदा रह गई। इनका चेहरा फक हो गया था। अलबत्ता अब इस बात को नासमझी से देख रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने ताज्जुब से सवाल किया। अरमान ने तल्ख चेहरे से जवाब दिया, वही जो सच है। आपकी बेटी मेरे कज़न के साथ इन्वॉल्व थी। शायद वो ये बात जानती थी कि शहीद मेरा ही कज़न है, इसलिए वो मुझसे शादी के लिए मान गई और अब इसके साथ भाग गई है। अब वो इसकी बात पे चीखे, बकवास बंद करो, मेरी बच्ची पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो आगे बढ़े, इसका गिरेबान पकड़ लिया। घटिया इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरमान ने सबसे इन्हें देखा। वो अपने गिरेबान से इनका हाथ हटाए। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरे पास इस बात के सबूत है, कहकर तनफन करता हुआ वहां से चला गया था और जाकर लैपटॉप ले आया। इसने टेबल पर रखकर लैपटॉप ऑन किया तो इस पे इसी दिन की वीडियो चलने लगी, जब शहीद इनके बाहर घर के बाहर खड़ा आयशा को ही देख रहा था। यह मेरा वो कज़न जो मेरी बीवी से रात मिलने आता था, ये यहाँ बैठकर मेरी बीवी को देखता करता था, जो टेरेस पे इसी के लिए खड़ी होती थी। इस बात का मुलाजिम ने मुझे बताया था, लेकिन तब मैंने यकीन नहीं किया, और जब वो मुझे छोड़कर इस घर से चली गई तो मैंने ये फुटेज देखी। फिर मुझे यकीन आ गया कि मुलाजिम ठीक कह रहा था। अबू ने सर ना में हिलाया। अरमान इनका चेहरा देखकर एहतजाई अंदाज में मुस्कुराने लगे। अबू टूटे फूटे अल्फाज में कह रहे थे, नहीं, ये झूठ है, मेरी आयशा। इनकी बात अरमान ने काटी। आप ही की आयशा ने मुझे धोखा दिया है, और शायद आप लोगों को भी। वो मुझे छोड़कर मेरे कज़न के साथ चली गई है। अब उन्होंने मुझे कल तक का वक्त दिया है कि मैं आयशा को तलाक दे दूं। अम्मी वैसी बेसहरकत बैठी सब कुछ सुन रही थी। इन्हें लग रहा था कि अरमान की बातें लावे की तरह इनके कान में गिर रही हैं। वो धुंधलाई आंखों से चेहरा झुकाकर बैठी थी। मैं किसी को पसंद करती हूँ, इन्हें अपने गिर्द आयशा की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अब वो अभी भी ये बात मानने को तैयार न थे। उन्होंने पलटकर अम्मी को देखा। ये देखो, ये क्या बकवास कर रहा है, हमारी आयशा पे इल्ज़ाम। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही अम्मी ने झुका चेहरा उठाया तो अब वो सांस लेना तक भूल गए। इनके सारे सवालों के जवाब अम्मी के आंसुओं में थे। उन्होंने संभलने के लिए भी सोफे की पुश्त को थामा। घर चले, अम्मी को अपनी आवाज़ गहरी खाई से आती हुई सुनाई दी। वो जाने के लिए खड़ी हो गई थी। अब्बू में अब चलने तक की हिम्मत बाकी नहीं रही थी। अम्मी जबरदस्ती से इनका हाथ थाम कर वहां से निकल गई। अरमान ने इनके जाने के बाद गहरा सांस लिया। नफसियाती अदाकारा, इससे कहकर सर झटका और लैपटॉप बुझा दिया। इसके पास और भी मसले थे मोहब्बत के गुजरे सांप की लकीर पीटने के अलावा। इसने अपना मोबाइल निकाला। मुझे अल्लाह रखा फौरी चाहिए। इसने फ़ोन पर किसी को कहा और कॉल काटकर मोबाइल सोफे पर उछाल दिया। इसे लगा था शहीद का शक माँ की मौत के बाद मरने मिट्टी तले दब जाएगा, पर वो गलत था। शहीद इतनी आसानी से सब मारने वालों में से नहीं था। इसने अब अल्लाह रखा को ढूंढना था। इसे अब बस अल्लाह रखा के पास पाकिस्तान आने का इंतजार था। फिर वो आखिरी सबूत भी मिटा देगा जो इसके खिलाफ है। अरमान ने गहरा सांस लिया और उठाकर जिया के कमरे की जानिब बढ़ गया। जिया के कमरे में नींद अंधेरी थी। वो बेड पर आंखें मुंदे लेटी थी। अरमान खामोश कदम उठाता इसके सामने बैठ गया। इसने जिया के माथे पर हाथ रखा। भाई की जान, मेरा बेटा। जिया बुखार में तप रही थी। इसने जिया के माथे पर हाथ रखकर इसके माथे को चूमा और इसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तुम इस औरत के लिए अपनी तबीयत खराब कर रही हो जो हमारी कुछ थी ही नहीं, जिसने हमसे हमारी असल माँ को छीन लिया। अगर तुम्हें ये सच जान जाओ तो तुम्हें भी इन दोनों से नफरत होगी जिन्हें हम माँ बाप कहते हैं। इसने जख्मी लहजे में कहा, फिर जिया का हाथ पकड़ा। पर मैंने जिया, इनसे बदला ले लिया है। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। मैं तुम पर जान तक वार दूंगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया, पूरे ज़माने की खुशियाँ दे दूंगा। देखना, तुम सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारा भाई तुम तक कभी कोई दुख नहीं आने देगा। इसे जिया का हाथ चुमा और कमरे से निकल गया। जिया ऐसे ही आंखें मूंदे लेटी थी। तैर की इसी आंखें खोले देख रही थी। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।